हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 5 अनोखे राष्ट्रपति और इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ऐसा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जो एक महान व्यक्तित्व, एक महान व्यक्ति और एक महान राजनेता के बारे में है। विद्यार्थियों, महान होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे ही कोई महान नहीं बन जाता, उसके लिए उसे कर्म करने पड़ते हैं। महानता को प्राप्त करने के लिए उसको अपने आप को साबित करना पड़ता है। किसी नेता में, किसी महानता में, किसी श्रेष्ठता में बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, बहुत सारे फर्ज निभाने पड़ते हैं। एक ऐसी ही जिम्मेदारी, एक ऐसे ही फर्ज को निभाया हमारे देश के पहले राष्ट्रपति महामहिम श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने। यह पाठ अनोखे राष्ट्रपति यह उन्हीं को समर्पित है जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने और पहले महामहिम कहलाए। विद्यार्थियों, अनोखे, अनोखे अर्थात विचित्र, राष्ट्रपति अर्थात पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का स्वामी, मालिक। लेखिका है छायावादी युग की महान लेखिका, महान कवित्री, 4 स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा जी। गोस्वामी तुलसीदास, भक्त कवि तुलसीदास जी ने एक नेता के बारे में, एक मुखिया के बारे में लिखा है, मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अर्थात मुखिया हमारे मुंह के तरह होना चाहिए, जो कि जैसे हमारा चेहरा है, मुंह है, यहाँ से हम खाते हैं और पूरे शरीर के सभी अंगों को लग जाता है, हम स्वस्थ हो जाते हैं। उसी तरह से जो नेता है, जो नेतृत्व करता है, उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। उसे देख करके लोगों को यह आभास होना चाहिए, लोगों को यह लगना चाहिए कि अरे यार, यह अपने बीच में से है, यह कोई अपना ही है, यह हमारा है। यह बात कहने के लिए लोग लालायित हो जाने चाहिए, ऐसा नेता होना चाहिए। जो पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं, इसमें महादेवी वर्मा जी हमारे पहले राष्ट्रपति जी के बारे में बताती हैं कि कितनी सादगी पसंद व्यक्ति थे। इतने उच्च पद पे होने के बाद भी, स्वतंत्रता सेनानी होने के बाद भी उनमें अहंकार, घमंड जैसे दुर्गुण नहीं थे। उन्हें पता था कि उन्हें करना क्या है और उसी कारण से वे हमारे देश के महामहिम बने। आइए तो इस पाठ का परिचय हम लोग जानते हैं। महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित प्रस्तुत संस्मरण, संस्मरण मतलब याद, संस्मरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में है। भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सादगी, सरलता, सहज स्वभाव के बारे में प्रकाश डाला गया है। यहाँ लेखिका ने स्पष्ट किया है कि भारत के महामहिम, हमारे देश में राष्ट्रपतियों को महामहिम कहा जाता है, महामहिम पद पर पहुंचकर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अहंग मतलब अहंकार लेश मात्र भी नहीं था। लेश मात्र मतलब थोड़ा सा भी। होता क्या है कि छोटा सा पद लोग पाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पर पहुंचे, उनमें अहंकार हो जाता है, खरी मैं इतने ऊंचे पद पर आ गया हूं। लेकिन भारत देश के राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनमें थोड़ा भी अहंकार, थोड़ा भी घमंड नहीं था। वे
हमारे देश के राष्ट्रपति थे, वो भी पहले राष्ट्रपति। आइए उनके व्यक्तित्व के बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे पढ़ाते समय बीच बीच में जो प्रश्न बनेंगे उनको मैं पूछता जाऊँगा, साथ में जो व्याकरण होंगे उनको भी बताता जाऊँगा। राजेंद्र बाबू, राजेंद्र, इस शब्द का पहले तो संधि विग्रह हम लोग देखें। राजा प्लस इंद्र, राजा ज पे आ की मात्रा लगा, प्लस के पहले आ की मात्रा आई, आ आया। इंद्र, इन आया, आ और ई दोनों स्वर हैं, इस कारण यहाँ पे स्वर संधि हुई। राजेंद्र बाबू को मैंने पहले पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य ने कितने भावात्मक क्षणों को की अटूट माला गूंथी है, यह बताना कठिन है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं, उनको देखते हैं। सर्वथा, सर्वथा मतलब हमेशा। गद्यात्मक, गद्यात्मक मतलब गद्य के जैसा, जो गद्य के रूप में है वह गद्यात्मक हुआ। वातावरण, संधि विग्रह होगा, वात प्लस आवरण, उसको आप कहते हैं परिवेश। साथ में ही गद्य, गद्य मतलब होता है पाठ के रूप में। गद्य और पद्य दो भाग होते हैं। कितने भावात्मक, भावात्मक मतलब भावनाओं से संबंधित। क्षणों, क्षण मतलब पल, थोड़ा छोटा सा समय। अटूट, जो टूटे नहीं, अ यहाँ उपसर्ग है। माला गूंथी है, गूंथना मतलब पिरोना। आप जानते हैं एक धागा होता है, धागे में ही आप माला गूंथते चले जाते हैं, बराबर। तो यहाँ पे माला गूंथना मतलब एक धागे में किसी चीज को पिरोना। लेखिका यहाँ पे कहती हैं कि जब उन्होंने पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देखा तो हम उनको पाया कि वे हमेशा जैसे गद्यात्मक रूप में रहते हैं, अर्थात हमेशा भाषण देते रहते हैं, उनमें भावना ही नहीं है। लेकिन जो कुछ उन्होंने उनको सुना, उनको पढ़ा, उनको समझा, उनको जाना, तो उनको लगा कि अरे यार, उनका जो वातावरण है, उनका जो रहन सहन है, उनकी भाव भंगिमा है, वह तो अपने आप में एक कविता है। इतने सारे वेरिएशन, इतनी सारी चीज़ें उनको देख करके लेखिका को यह लगा कि यार इन सभी को अगर हम एक रूप करें तो बहुत बड़ा काव्य लिखा जा सकता है, बहुत बड़ी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं प्रयाग आप जानते हैं इलाहाबाद में, पहले नाम इलाहाबाद था, अभी उसका नाम प्रयागराज है। मैं प्रयाग में बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट, ग्रेजुएशन, बीए की विद्यार्थी थी। और शीतावकाश यानी जो आपका होता है कि कोल्ड वैकेशन होती है, अपने यहाँ तो विंटर वैकेशन कहते हैं, अपने यहाँ तो होता नहीं। शीतावकाश में घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई के मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ क्षण व्यतीत करने पड़े। कठिन शब्दों को देख लेते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी का समानार्थी अगर आप देखें तो उसका होता है छात्र। शीतावकाश ठंडी के समय मिलने वाली छुट्टी। संधि विग्रह करेंगे तो शीत प्लस अवकाश, शीत मतलब ठंडी, अवकाश मतलब छुट्टी। भागलपुर एक स्थान का नाम है, पटना स्थान का नाम है, दोनों बिहार में है।
प्रतीक्षा, इंतजार, व्यतीत, गुजारने। अब यहाँ पे जो प्रश्न बना, लेखिका इस कक्षा में पढ़ रही थी, इस कक्षा की छात्रा थी, बीए की छात्रा थी, बीए की विद्यार्थी। लेखिका इस स्थान पर पढ़ती थी, प्रयाग में पढ़ती थी। लेखिका इस छुट्टी में घर जा रही थी, शीतावकाश में। लेखिका के भागलपुर जाने का कारण शीतावकाश में विद्यालय, कॉलेज बंद हो गया था, विश्वविद्यालय बंद हो गया था। लेखिका का घर इस जगह था, भागलपुर में था। साथ में ही वे अपने भाई से यहाँ पर मिलने वाली थी, पटना में मिलने वाली थी। लेखिका स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रही थी। कारण लिखिए, क्योंकि घर जाते समय लेखिका का भाई उनसे पटना में मिलने वाला था, इसलिए वे स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा, इसका अगर हम संधि विग्रह करें, प्रति प्लस इच्छा, प्रति में त पे छोटी ही, और यह स्वर संधि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आए हुए, अब देखिए बहुत सारी चीजें होंगी, छोटे छोटे प्रश्न होंगे कि परिच्छेद में आए हुए शहरों के नाम, एक पटना होगा और दूसरा भागलपुर होगा, तीसरा प्रयाग होगा। 3 उत्तर आपको मिलेंगे, बराबर है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको प्रश्न आपके बनते हैं। आगे चलते हैं। स्टेशन के एक ओर 3 पैरों वाली बेंच पर, मतलब वह बेंच कैसी थी, उसमें 3 पैर थे। बेंच पर, बेंच अंग्रेजी का शब्द हुआ। देहातियों की वेशभूषा में, देहाती आप जानते हैं ग्रामीण, की वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे, विराजमान होना वहाँ पे मौजूद होना, उपस्थित होना, उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत की उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू हैं, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। अब कठिन शब्दों को देख लेते हैं। देहातियों, ग्रामीण, वेशभूषा, पहनावा, पहनावा, सज्जन, अच्छे लोग, विराजमान होना, मौजूद होना, विहंगम, उड़ती हुई, दृष्टि मतलब नजर, वास्तव में, सच्चाई में, के उपरांत अर्थात के बाद, उक्त, उक्त मतलब वे, अभिवादन, अभिवादन करना, सम्मान करना। अब छोटे छोटे प्रश्न बने, अब उन प्रश्नों को देखें। अब प्रश्न बना आपका कि राजेंद्र बाबू इस जगह बैठे थे, तो वह उत्तर होगा, उत्तर होगा आपका 3 पैरों वाली बेंच पर। राजेंद्र बाबू की वेशभूषा, और वह होगा देहातियों की वेशभूषा। मिला आपको? राजेंद्र बाबू इनसे घिरे थे, देहातियों की वेशभूषा के वाले कुछ नागरिकों से, सज्जनों से। लेखिका को अपने भाई से यह सच्चाई पता चली कि बेंच पर बैठे हुए व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति राजेंद्र बाबू हैं। राजेंद्र बाबू के बारे में जानने पर लेखिका ने यह किया, उनका अभिवादन किया। ये छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पर बने। अब देखिए, अब संस्मरण शुरू हो रहा है। और संस्मरण क्या है? संस्मरण मतलब किसी की याद, किसी की याद, जो जैसा देखा है हमने वैसा ही हूबहू उसको बता रही हैं लेखिका। पहली दृष्टि में, दृष्टि नजर में ही जो आकृति सीमित में अंकित हो गई थी, उसमें इतने वर्षों ने न कोई नई रेखा जोड़ी है और न कोई नया रंग भरा है। अब यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि उन्होंने जब कभी राजेंद्र साहब को सुना, राजेंद्र बाबू को सुना, तो उनको भाषण देते हुए सुना। वह भाषण गद्य में था, लेकिन जो उनके विचार थे वे हमेशा कवितामयी रहा करे हैं। इस कारण से लेखिका का
आकर्षण उनके प्रति बढ़ता चला गया। साथ में लेखिका कहती हैं कि ठंडी की छुट्टी हुई थी, वे प्रयाग में बीए कर रही थी। छुट्टी में सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। लेखिका भी अपने घर की तरफ चल दी। उनका घर बिहार में भागलपुर में था, लेकिन उनका भाई पटना में उनसे मिलने वाला था। इस कारण से वे पटना में ही स्टेशन पे रुक गई। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वह 3 पैरों वाली बेंच पर बैठा है और कई सारे देहाती लोग उसको घेरे हुए हैं और वह साधारण सा व्यक्ति वहाँ बैठा है। जब उन्हें पता चला कि अरे यह तो कोई और नहीं, हमारे देश को आज़ादी दिलाने का प्रयास करने वाले राजेंद्र बाबू हैं। तब देश आज़ाद नहीं हुआ था। तब लेखिका को जब यह जानकारी मिली तो वे उनको प्रणाम करने, उनका सम्मान करने के लिए उनके पास चली गई। आगे चलते हैं। लेखिका आगे कहती हैं कि पहली ही निगाह में, पहली ही दृष्टि में उन्होंने जो राजेंद्र बाबू की जो छवि उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क में जो यादें उनके अंकित हुई, छप गई, वह इतने वर्ष हो जाने के बाद भी अभी तक बदली नहीं है। जैसा उन्होंने उस समय उनको देखा था, आज भी राजेंद्र बाबू के जीवन में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं आया। होता क्या है कि लोग जैसे जैसे विकास करते हैं, ऊंचाई पर पहुंचते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे उनका रहन सहन, उनकी बोलचाल, उनकी भाषा, लोगों से जुड़ने का, बात करने का उनका तरीका बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। लेखिका कहती हैं कि वर्षों बीत जाने के बाद भी आज भी उनमें कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं आया है। नया रंग भरना अर्थात नया रूप दे देना। अब कठिन शब्द देखें। दृष्टि मतलब नजर, आकृति मतलब रूप रेखा, स्मृति याद, अंकित हो जाना, छप जाना। सत्य में से जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता। अब घटाना जोड़ना यह जो है परस्पर विरुद्धार्थी शब्द होंगे, ध्यान रखिएगा। संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। संभव, पॉसिबल। अब यहाँ पे संधि विग्रह करें। सम प्लस भव, सम, म के नीचे हलंत आएगा तो यह व्यंजन संधि हो गई। संभव में हम लोग जो है प्रत्यय जोड़ते हैं। संभव से संभावना, संभावित, और उपसर्ग जोड़े असंभव। व्यक्तित्व में आया प्रत्यय त्व आपको दिख रहा होगा तो त्व प्रत्यय हुआ। और सत्य में उपसर्ग जोड़े असत्य, और सत्य में प्रत्यय जोड़े सत्यता। बराबर है। चलिए आगे। लेखिका कहती हैं कि उन्होंने जो कुछ उनको देखा था पहले, वो अभी तक बना हुआ था। जिस तरह से सत्य कहते हैं कि जैसा रहता है हमेशा हर परिस्थिति में, वो वैसा ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। वैसा ही व्यक्तित्व, वैसा ही चरित्र, वैसी ही वेशभूषा, वैसा ही स्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। उसमें न कुछ घटा न कुछ बढ़ा, वे वैसे के वैसे ही रह गए। इस तरह से लेखिका ने यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व का, उनके आकर्षण का वर्णन किया हुआ है। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। काले घने, अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जितना आप पढ़ेंगे, यहाँ पर बहुत सारे संजाल आपको मिलेंगे, बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे और बहुत सारे ग्रामर मिलेंगे, व्याकरण मिलेंगे। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आंखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे पर सुडौल होठ, श्यामल छाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें जो ऊपर के होठ को ही
नहीं ढक लेती थी। नीचे के होंठ पर भी रोमिल आवरण डाले हुए थी। हाथ पैर शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास ही आकर्षित कर लेती थी। अब यहाँ पर पहली पंक्ति से आप देखिए तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कठिन शब्द मिलेंगे। अब ये जो दिख रहा है आपको चौड़ा, चौड़ा ये विशेषण, गुणवाचक विशेषण। घनी, घनी भी गुणवाचक विशेषण। और भ्रिकुटियों, भ्रिकुटियों मतलब भौं, ये जो है ये पार्ट भ्रिकुटियों। बड़ी आंखें, बड़ी गुणवाचक विशेषण। आंखें बहुवचन है। अनुपात, अनुपात मतलब तुलना में, कंपेयर में। भारी, भारी यह भी गुणवाचक विशेषण। कुछ, यह कुछ जो हो गया यह सर्वनाम हुआ, सॉरी यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। गोलाई यह संज्ञा शब्द हुआ। चौड़ी गुणवाचक विशेषण। मोटे गुणवाचक। सुडौल, सुडौल भी गुणवाचक विशेषण। सुडौल, सुडौल का मतलब होता है सुघड़, सुंदर। ओठ, लिप्स जिसे। श्यामल अर्थात सांवला। छाई, छाई देना मतलब थोड़ा सा काला काला। गेहुआ, गेहुआ अर्थात गेहूं के वर्ण, वर्ण मतलब रंग। ग्रामीणों अर्थात गांव वालों जैसी मूछे। रोमिल अर्थात रोएदार। आवरण, आवरण, आवरण मतलब ढका हुआ। दृष्टि, नजर, अनायास, अपने आप, बिना प्रयास के आकर्षित करना, खींचना। ग्रामर भी देख लेंगे साथ में ही। अब यहाँ जो पहला प्रश्न बना वह बना राजेंद्र बाबू के चेहरे की विशेषता बताइए। राजेंद्र बाबू के चेहरे का वर्णन कीजिए। अब चेहरे को लेते हैं, चेहरे की बात करते हैं तो यहाँ पर बाल तो चेहरे में आएगा नहीं। पहला हुआ चौड़ा मुख, चौड़ा माथा। दूसरे में घनी भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आंखें, दूसरा हो गया। अगला है भारी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी। ठुड्डी क्या है? ये भाग ठुड्डी। मोटे पर सुडौल होठ, श्यामल छाई देता हुआ गेहुआ रंग। बराबर, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं। आगे ये भी आ सकता है यहाँ पे कि ऊपर के होठों को ढकने वाली बड़ी बड़ी मूछें जो रोएदार थी, यह सब हुआ। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे जो बन रहा है वह है कि शरीर की विशेषताएं। शरीर की विशेषताओं में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा लंबा हाथ, पहली चीज। दूसरा लंबा पैर और तीसरा लंबा शरीर। ये 3-4 चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे और भी प्रश्न आपके जो बन रहे हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। और क्या प्रश्न आपके बने? वह बना छोटे छोटे प्रश्न। वह प्रश्न बना कि राजेंद्र बाबू की तरफ दृष्टि अनावश्यक ही आकर्षित होने का कारण वह है लंबे हाथ पैर और शरीर के कारण दृष्टि अनायास ही उनकी तरफ आकर्षित हो जाती थी। अब यहाँ पर लेखिका ने, एक अच्छी लेखिका जो होती है वह अपने शब्दों से किसी का व्यक्तित्व सामने, आंखों के सामने खड़ा कर देती है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक एक अंग का, शरीर के एक एक अंग का लेखिका ने यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे कई सारे प्रश्न बढ़ेंगे। व्याकरण मैंने बता दिया। प्रमुख रूप से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पे बड़ी बड़ी जो है यह आपका शब्द युग्म हो गया।
उनकी उनकी वेशभूषा, वेशभूषा मैंने बताया था, पहनावा, कपड़े, वेशभूषा की ग्रामीणता, ग्रामीणता, ग्रामीण, ग्राम से ग्रामीण, ग्रामीण में ता, ईन जो है वो प्रत्यय है, ग्राम है मुख्य शब्द, उसमें ईन प्रत्यय लगा, ग्रामीण बना, ग्रामीण से में भी ता प्रत्यय लगा, ग्रामीणता बन गई, अर्थात गांव वाला। ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती थी, उलझा लेना अर्थात अपनी तरफ खींच लेना। खादी की मोटी धोती, खादी आप जानते हैं, खादी एक प्रकार का हमारा वस्त्र है जो स्वदेशी वस्त्र है। मोटी धोती, अब यहाँ पे मोटी जो शब्द आया वह क्या हुआ, विशेषण हुआ। ऐसा फेंटा देकर बांधी गई थी, फेंटा देना अर्थात उसको घुमाकर कमर में बांधना, गांव के लोग बांधते हैं। कि एक और दाहिने पैर पर घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली, पिंडली क्या है, एड़ी के ऊपर जो टुड्डी निकली रहती है दोनों तरफ से, वह पिंडली कहलाती है। मोटे खुरदुरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या प्रश्न बन रहे हैं कि दृष्टि के उलझ जाने का कारण उनकी वेशभूषा ग्रामीणों की तरह थी, इस कारण से। अब यहाँ पर जो प्रश्न आपके बन रहे हैं वह बन रहा है राजेंद्र बाबू की वेशभूषा, तो वह बना कमर में खादी धोती पहने रहते थे। आगे, मोटे खुरदुरे काले बंद गले की कोट पहने रहते थे। कोट के खुले रह जाने, कोट का बटन खुले रह जाने का कारण ऊपर का बटन टूट चुका था। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था। स्वच्छंदतावाद मतलब स्वतंत्रता थी, मतलब कि वो पूरी तरह से खराब हो चुके थे। मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता था न रूप का, अर्थात जूतों के ऊपर बहुत सारी मिट्टी जमा थी। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। उसकी आगे की नोक बाईं भौं पर खिसक आई थी और टोपी की कोर, कोर मतलब किनारे का भाग, कोरे का भाग माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी, लिपटी हुई थी। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में पहन लिए हों। अब यहाँ पे जो प्रश्न आपके बन रहे हैं वह पहला प्रश्न बना, एक जो मैंने पूछा था ऊपर, राजेंद्र बाबू की पोशाक, तो वहाँ पोशाक में आपने ऊपर देखा वह हुआ खादी धोती पहनते थे, उसके बाद आपने देखा काला कोट पहनते थे, गांधी टोपी की पहनते थे, ये सारी चीज़ें हो गई। साथ में ही अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनने जा रहा है, राजेंद्र बाबू की पोशाक में ग्रामीणता की झलक, राजेंद्र बाबू की पोशाक में ग्रामीणता की झलक मिलती थी। अब उसको देखते हैं। यह है खादी की मोटी धोती, फेटा बनाकर कमर में पहनते थे, पहली चीज। दूसरा, एक और दाहिने पैर पर घुटना छूती थी और दूसरा बाएं पैर की पिंडली पर। तीसरा, मोटे खुरदुरे काले बंद गले का कोट पहना करते थे और बटन टूट जाने के कारण खुला रहता था, घुटने के नीचे का बटन बंद रहता, जैसे गांव के लोग पहनते थे। आगे देखेंगे, मोजे जूते जो है पहनते थे, लेकिन जूतों के ऊपर मिट्टी की धूल चढ़ी हुई थी। और साथ में ही यहाँ पे गांधी टोपी, वह भी ना बाएं भौं की तरफ खिसकी रहती थी और किनारे पर पट्टी की तरह लिपटी रहती थी। इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर लेखिका ने बताया है कि उनका पहनावा ओढ़ावा जो था वह बहुत साधारण थे, उसमें दिखावा बिल्कुल ही नहीं था। आज के नेताओं को ले लीजिए आप, आज के नेता जो हैं उनको दिन भर में 8-8, 10-10
कपड़े भी बदलते रहते हैं, 10-10, 15-15 सूट पहन डालते हैं लोग, लेकिन हमारे एक राजेंद्र बाबू थे जिनमें लेस मात्र भी दिखावा नहीं था। वे साधारणता के प्रतीक थे और बिल्कुल ही मिट्टी से जुड़े हुए, सामान्य लोगों से जुड़े हुए नेता थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर देश को आज़ादी दिलानी है तो देश के लोगों के जैसा ही रहना पड़ेगा, उनके जैसा ही सोचना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। हड़बड़ी अर्थात जल्दबाजी। चलते चलते कपड़े पहनाए, हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनाए हैं। चलते चलते यहाँ पे देखिए शब्द युग्म हो गया आपका, ये देखिए कपड़े पहनाए हैं। अतः जो जहाँ जिस स्थिति में अटक गया वह वहीं उसी स्थिति में लटका रह गया। अटक जाना, लटक जाना मतलब कि जो जहाँ पे पहन लिया वो पहन लिया। अरे कोई धोती के ऊपर कोट पहनता है, लेकिन राजेंद्र बाबू पहनते थे। क्यों? क्योंकि हमारे देश का ग्रामीण वैसा पहनता था। वे आम जनता के नेता थे। आज भी बहुत सारे हमारे देश में ऐसे नेता हैं जो जनता की भाषा में बोलते हैं, जनता की जैसा रहते हैं, जैसी जनता है उसी तरह व्यवहार करते हैं, सभी उन्हें अपना माना करते हैं। वे ऐसे नेता नहीं जो सूट बूट में घूमे या फिर कॉलर टाइट करके चले, नहीं, वे सामान्य जनता की भावनाओं को समझने वाले नेता थे और वैसे ही रहा करते थे। अगला प्रश्न, उनकी मुखाकृति देखकर अनुभव, मुखाकृति अर्थात चेहरे को देखकर अनुभव होता था मानो पहले कहीं देखा है। एक नेता ऐसा ही होना चाहिए। नेता को जब हम देखें तो यह लगना चाहिए यार ये अपने बीच का है, यह अपना है, अपने दुख दर्द को, अपनी तकलीफ को, अपनी पीड़ा को यह समझने वाला है। मुखाकृति तो यहाँ पे संधि विग्रह होगा, मुख प्लस आकृति। आकृति मतलब रचना, मुख की रचना, मुख प्लस आकृति। तो यहाँ पे अब देखेंगे मुख, ख मंस ख प्लस अ, तो प्लस के पहले अ आया और उधर प्लस के बाद आ, तो अ और आ, तो इस तरह यहाँ स्वर संधि। अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कभी देखा है। प्रश्न बन गया आपका कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखकर यह अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कभी देखा है। अनेक व्यक्तियों ने भी उन्हें प्रथम बार देखकर ऐसा ही अनुभव किया। मतलब जो उन्हें देखता वह उन्हें बस देखता रह जाता, उसे लगता यार इनको पहले से मैं जानता हूँ। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग हमें मिल जाते हैं और हमें लगता है कि यार इससे तो मैं परिचित हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसी भाषा में वे बोलते हैं, दिल को छू जाते हैं, ऐसा रहन सहन उनका होता है और उनका बातचीत करने का तरीका, ढंग निराला होता है, उनका पहनावा भी सामान्य होता है। इस कारण से वे ऐसे दिखाई पड़ते हैं, ऐसे लगते हैं। अनेक व्यक्तियों ने उन्हें प्रथम बार देखकर ऐसा ही अनुभव किया। बहुत सोचने के उपरांत बाद में उपरांत ही उस प्रकार की अनुभूति मतलब अनुभव का कारण समझ में आ सका। क्या कारण समझ में आया लेखिका को वह जानते हैं। लेखिका कहती हैं कि जब व्यक्ति साधारण रूप में होता है तो उसके जैसे हमें अनेकों दिखते हैं, जब विशेष हो जाता है तो उसके जैसा कोई दिखता है। राजेंद्र बाबू को दिखावा पसंद नहीं था, वे सामान्य जनता की तरह रहते थे। इस कारण से जब कोई उन्हें देखता तो उसे लगता कि यार यह कोई अपना है और अपने के जैसा मान करके वह उनसे प्रेम करने लगता। इसी कारण हर व्यक्ति उनको पहले से जानता हुआ प्रतीत होता था। आगे देखते हैं कि राजेंद्र बाबू में और क्या विशेषताएं हैं। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन मतलब रचना बनावट में
में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। अब यहाँ पे हुआ शरीर, शरीर का समानार्थी वदन, तन, देह, संपूर्ण, संधि विग्रह, सम प्लस पूर्ण। और ध्यान रखिएगा माँ पे हलंत आएगा। जब पहला अक्षर श हो और उस पर ऊपर से अनुस्वार लगा हो, बिंदी लगी हो, तो विग्रह करेंगे तो सम हो जाएगा, ना कि जगह माँ होगा उस पर हलंत आएगा और वह व्यंजन संधि, सम प्लस पूर्ण व्यंजन संधि। भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया था। भारतीय, भारत से भारतीय, तो यहाँ भारतीय जो है यह विशेषण हो गया, भारत तो संज्ञा हो गया। जन अर्थात लोग की आकृति और गठन की छाया थी, अतः उन्हें देखने वाले को कोई न कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो जाता था और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। यहाँ पे लेखिका स्पष्ट करती हैं कि आखिर कारण क्या था कि लोग ऐसा क्यों मानते थे कि जिस तरह से राजेंद्र बाबू हैं उस तरह के लोगों को उन्होंने देखा है, या इनको पहली बार ही देख रहा हूँ लेकिन लग रहा है कि जैसे इनको मैं पहचानता हूँ, जानता हूँ। लेखिका बताती, उसका कारण बताती हैं। वे कहती हैं कि उनके चेहरे की जो बनावट थी, रचना थी, वह ठीक वैसी ही थी जैसे भारत देश के अन्य लोगों की रचना है। आप कहेंगे सर भारत के सभी लोगों के चेहरे की रचना एक जैसी नहीं, किसी का रोबीला है, किसी का जो है अहंकार से भरा है, कोई अपने चेहरे को रंग रोधन किया, पेंट किया है, किसी के चेहरे से अमीरी झलक रही है, कोई दबंगई दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे देश की अधिकांश जनता है, सामान्य जनता, जिसे हम गरीब कहते हैं, किसान कहते हैं, मजदूर कहते हैं, जो हर जगह हमें दिख जाता है, तो उसके चेहरे की जो बनावट थी, राजेंद्र प्रसाद के चेहरे की बनावट वैसी थी। अरे अभी ऊपर ही पढ़ा हमने ना, बड़ी बड़ी मूछें थी, टोपी टेढ़ी सी बाएं भाव पे लटकी रहती थी, कुर्ते की जो उनका कोट था, ऊपर का बटन टूटा हुआ था, नीचे जो है कोट लंबा सा लटका है, मोटी धोती खद्दर की पहने हैं, जूते जो हैं गंदे हैं। ऐसे ही तो आम भारतीय होता है। तो उसी तरह से उनके शरीर की बनावट थी, उनका पहनावा भी वैसा ही था। इसी कारण हर व्यक्ति को लगता कि यह जो व्यक्ति है यह हमारे बीच का ही हमारा कोई अपना है। यहाँ पे एक शब्द आया है स्मरण। स्मरण मतलब याद। यहाँ पे आपको प्रश्न बना, लोगों को राजेंद्र प्रसाद को देखकर ऐसा लगता कि उनको उन्होंने पहले भी देखा है। कारण तो यहाँ से ही होगा, उनके मुखाकृति और शरीर के संपूर्ण गठन, शरीर का संपूर्ण गठन भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। इस कारण से प्रत्येक व्यक्ति को यह लगता था कि वह व्यक्ति उन्हें पहले से जानता है। आगे बढ़ते हैं। आकृति तथा वेशभूषा, वेशभूषा पहनावा, कपड़े के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। आप जानते हैं भारत किसानों का देश है। भारत देश में किसान दिखाई पड़ते हैं। भारत देश में किसानों के पहनावे जैसे अनेक नेता हैं जो किसानों की तरह पहनते ओढ़ते हैं। तो उसी तरह से राजेंद्र बाबू भी हमारे थे। लेखिका वही कहती हैं, वही बताती हैं कि आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतिनिधित्व करना, नेतृत्व करना। लेखिका का कहना है कि जिस तरह से उनके शरीर की रचना थी और पहनावा था, उसी तरह से उनका स्वभाव भी बहुत सामान्य था और वे बहुत सामान्य ढंग से रहते थे, कोई दिखावा नहीं। इस कारण जैसे हमारे देश का अधिकांश नागरिक होता है वैसे थे, और जिस तरह से भारत देश का कृषक होता है, किसान होता है, वैसे ही थे। इस कारण से वे पूरे देश के जितनी जनता है उसके नेता थे और भारत देश के किसानों के नेता थे।
प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी। विशिष्टता में यहाँ पे ता प्रत्यय लगा हुआ है। प्रतिभा अर्थात योग्यता, साथ साथ शब्द युग्म हो गए। संवेदना अर्थात गंभीरता, गरिमा अर्थात गौरव महत्व, व्यापकता अर्थात फैलाव। इस सामान्य गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी, वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी। व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है। शपथ यानी कसम नहीं, शपथ मतलब यहाँ पे श जो है यह हो गया अच्छा, पथ मतलब रास्ता, अच्छा रास्ता। परंतु व्यापकता संवेदना की गहराई में स्थिति बनाए रखती है। लेखिका कहती है कि इतने ऊंचे पद के पे होने के बाद भी, इतना बड़ा नेता होने के बाद भी उनके अंदर अहंकार नहीं था। वे सामान्य लोगों की तरह रहते थे, उन्हीं की तरह खाते पीते थे और उन्हीं की तरह व्यवहार करते थे। अब यह पैराग्राफ जो है बहुत महत्वपूर्ण फिर से है। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता यहाँ पे शब्द युग्म हुआ। अस्त व्यस्त होना यानी उठ पटांग होना के साथ उनके निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी जिसे आप कहते हैं, और सहचर मतलब साथ में रहने वाले, साथ में उनके चलने वाले। भाई चक्रधर जी का स्मरण अनायास होता है। अर्थात अगर आप देखते हैं राजेंद्र प्रसाद जी को, तो उनको देखकर आप समझ सकते हैं कि इनके सचिव भी उन्हीं के जैसे थे। उनके सचिव का नाम क्या था? चक्रधर जी, जो कि हमेशा उनके साथ रहते। जब मोजों में से 5 उंगलियां बाहर निकलने लगती, जब जूतों के तले पैर के तलवों के गवाक्ष बनने लगते, गवाक्ष बनना अर्थात छेद हो जाना, जब धोती, कुर्ते, कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता अर्थात फटने लगता, तब चक्रधर इस पुरातन मतलब पुराने सज्जा मतलब कपड़े के लिए कहा गया, सजने के लिए जो जिसका उपयोग करते हैं, को अपने लिए सहेज लेते। सहेजना अर्थात ले देना, यानी तू डाल मैं पात। अजीब बात है कि इतने बड़े नेता थे आप, और उसके बावजूद भी आप में अहंकार नहीं था, और आपके जो सचिव थे चक्रधर जी, वो भी आपके ही जैसे थे। लेखक यहाँ पे चक्रधर जी के व्यक्तित्व का भी वर्णन करते हैं। आपका संजाल भी यहाँ पर बनता है, और संजाल है चक्रधर जी राजेंद्र बाबू की पुरातन सज्जा को तब सहेजते थे जब चक्रधर जी राजेंद्र प्रसाद जी की पुराने वस्त्रों को तब सहेजते थे जब, कब सहेज लेते थे? तो यहाँ पे है जब मोजे उंगलियों से बाहर निकलते, अर्थात मोजे फट जाते थे, जब जूते के तलवे में छेद हो जाता था, जब धोती, कुर्ते, कोट आदि फटने लग जाते थे, तब वो उसे सहेज लिया करते थे। तो ऐसे थे राजेंद्र बाबू। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान मतलब वस्त्र, अपने आप को प्रसादित किया। प्रसादित करना मतलब अलंकृत करना, मतलब सुंदर बनाया, सजाया, पर कृतार्थता का अनुभव किया था। प्रसादित कर कृतार्थता, कृतार्थ होना यानी संतुष्ट हो जाना, और ता प्रत्यय लगा है, का अनुभव किया था। मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे। तो यहाँ गुरु शिष्य विरुद्धार्थी शब्द है, स्वामी सेवक विरुद्धार्थी शब्द है। स्वामी मतलब मालिक, सेवक मतलब नौकर। अब यहाँ पे शब्द युग्म भी है। अब यहाँ पे यह लेखक बताते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व के लोग कम ही मिला करते हैं। खास करके मालिक में रुआब हो या ना हो, नौकर में भी रुआब जरूर होता है। यहाँ पर आपका एक जो प्रश्न बना वह है राजेंद्र बाबू में सामान्य भारतीय जन संबंधी विशेषताएं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजेंद्र बाबू में सामान्य जनों की जैसी विशेषताएं क्या थी, सामान्य भारतीय जैसी विशेषताएं क्या थी? तो पहली चीज हुई उनकी मुखाकृति, दूसरा हुआ उनके शरीर का गठन, तीसरा हुआ
उनका स्वभाव और चौथा है उनका रहन सहन। इस तरह से लेखिका ने यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की विशेषताओं का वर्णन किया हुआ है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए जिससे दूसरों को इसका लाभ मिले। अपने सुझाव जरूर हम तक पहुंचाइए जिससे उसमें सुधार हो सके।